आंखें ऊपर की। आलोक आंखें देखकर घबरा गया। उन चारों लोगों के आंखों से खून निकल रहा था। सबसे आगे बढ़े शख्स ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके इशारे पर उसके दोनों साथी आगे बढ़े और अभय को पकड़ लिया। ये एक शापित हॉस्टल की कहानी है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज के सभी हॉस्टल में नए सत्र के छात्रों का आगमन शुरू हो गया। इनमें से एक निरंजन झा बॉयज हॉस्टल भी है। छात्रों को उनके अलग अलग कमरे दिए गए। हर कमरे में 2 छात्र के रहने की व्यवस्था की गई। आलोक और अभय ग्रेजुएशन के लिए डभौरा गांव से एक साथ यहाँ कानपुर आए हैं। उन्हें कमरा नंबर 14 मिला था। रजिस्टर पर सिग्नेचर करते वक्त अभय हैरान रह गया। रजिस्टर में कमरा नंबर 12 के बाद कमरा नंबर 14 अंकित है। अभय से रहा नहीं गया। हस्ताक्षर करा रहे वार्डन जोशी जी से वो पूछ बैठा, सर कमरा नंबर 12 के बाद कमरा नंबर 14? सर 13 रजिस्टर में लिखा नहीं है। ऐसा क्यों सर? यहाँ के जो मालिक है रतन सिंह जी, वो थोड़े अंधविश्वासी हैं। उन्होंने 13 नंबर कमरा आधा बनाकर छोड़ दिया। चूंकि उसमें कोई रह नहीं सकता, इसलिए उसका जिक्र रजिस्टर पर नहीं है। अब अपने कमरे में जाओ। जोशी जी ने दोनों को टका सा जवाब देकर चलता किया। दोनों ने ऐसा जताया जैसे इस बात से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्हें वार्डन से अपने कमरे की चाबी ली और अपने कमरे की खोज में निकल गए। हॉस्टल के मेन गेट से घुसने पर बाएं हाथ पर वार्डन का ऑफिस है, जबकि सीधा जाने पर गोल रास्ता है। चाहे दाएं से जाएं या बाएं से, रास्ता पहुंचता एक ही मेन बिल्डिंग में है, जहां छात्रों के रहने की व्यवस्था है। आलोक और अभय दोनों दरवाजे पर लगे नंबर को पढ़कर अपना कमरा खोजने का प्रयास कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक आधे अधूरे कमरे पर पड़ी, जो इस बिल्डिंग के आखिरी में थी। दोनों, अभय और आलोक, उस कमरे को देखे जा रहे थे जैसे उसमें अजीब सा आकर्षण हो। वैसे भी ये कमरा सबसे आखिरी में पड़ता था। इसके बगल से पीछे की तरफ गार्डन जैसा था, पर 14 नंबर वो तो कहीं नहीं दिख रहा। उन्हें याद आया कि कमरा नंबर 6 के बाद एक सीढ़ी है, मतलब उनका कमरा दूसरी मंजिल पर है। वे वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी वे किसी से टकरा गए। रॉकी ग्रेजुएशन में सीनियर था। लड़ाई झगड़ा, रैगिंग में अव्वल। कॉलेज में प्रोफेसर भी उससे दूर रहना पसंद करते थे। अभय और आलोक उस रॉकी से टकरा गए। तुम लोग नए चूजे हो ना? अभय और आलोक के बोलने से पहले ही रॉकी के साथ आए उसके 2 साथी में से एक जैगो बोला, हाँ बॉस, ये नए चूजे हैं। रॉकी ने जैगो को शांत रहने का इशारा किया। क्यों बे, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? रॉकी के हाव भाव से दोनों समझ गए ये सीनियर है और अब उनकी रैगिंग होने वाली है। दोनों ने हाथ जोड़ लिया। सर, हम नए स्टूडेंट हैं। हमने बैचलर कोर्स में एडमिशन लिया है। सर, मेरा नाम आलोक है और ये मेरा दोस्त अभय है। आलोक ने किसी तरह अटकते अटकते अपनी बात कही। आलोक की बात सुनकर तीनों सीनियर हंसने लगे। किसी तरह अपनी हंसी रोकी। मेरा नाम रॉकी है और ये मेरे दोस्त जैगो और मयंक। हम तुम्हारे सीनियर हैं। अब से जब भी तुम हमें मिलोगे, झुक कर सलाम करोगे। समझ गए? जी सर, कहते हुए दोनों जापानियों के स्टाइल में झुककर सीधे खड़े हो गए। शाबाश, रॉकी खुश हुआ। अच्छे बच्चे हो, बड़ी जल्दी सीख रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? रॉकी ने अपनापन जताते हुए कहा। सर, हम अपना कमरा खोज रहे हैं, कमरा नंबर 14, अभय ने कहा। अच्छा, कमरा नंबर 14, वो तो सीढ़ियों के ऊपर है। चले जाओगे या छोड़ के आए? इतना कहकर रॉकी और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। नहीं सर, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? नहीं, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। इतने में रॉकी के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। रॉकी ने फोन उठाकर बोला, हाँ शालिनी, बोलो। आलोक ने अभय की ओर इशारा किया और फिर दोनों ने झुककर सलाम किया और अपना सामान उठाकर सीढ़ी की ओर जाने लगे। रॉकी और उसके साथी बात करते हुए वहीं खड़े रहे। आलोक और अभय किसी तरह भारी सामान उठाकर दूसरी मंजिल पर ले गए। सीढ़ी से आगे बढ़ते ही बाएं हाथ पर सबसे आखिरी कमरा उनका था, कमरा नंबर 14। बालकनी से नीचे देखने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका कमरा ठीक कमरा नंबर 13 के ऊपर है। अभय ने ताला खोलकर दरवाजा खोला और दोनों सामान लेकर अंदर चले गए। दरवाजे के बगल में स्विच बोर्ड है। उस पर 4-5 स्विच हैं और एक चार्जिंग पॉइंट। अभय ने सारे स्विच को एक एक करके ऑन किया। कमरे में एक 100 वॉट का बल्ब लगा था जो जलने लगा। एक पंखा था जो मरे मरे
बहुत ही धीमी गति से चलने लगा। अभय ने पंखे को देखते हुए कहा, अगर पंखा ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग गर्मी में मर जाएंगे। तभी आलोक ने ध्यान से देखा, पंखे वाले स्विच के ऊपर एक नॉब दिखा, जिसे घुमाने पर पंखा तेज हो गया। दोनों ने कमरे का मुआयना किया। कमरे में लाइट और पंखे के अलावा 2 फोल्डिंग थी और दोनों ने एक एक फोल्डिंग पर अपना सामान रखा और दरवाजा बंद कर आराम करने ही जा रहे थे कि तभी 2 लोग दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। आप लोग नए आए हैं क्या? उनमें से एक बोला। जी हाँ, हम नए आए हैं। और आप? अभय ने पूछा। जी हम हूँ, मतलब हम भी यहाँ नए ही आए हैं। अरे आपके बगल वाले कमरा में हैं। हमारा नाम अरविंद है, हम मधुबनी बिहार से हैं। और ये हमारा रूम पार्टनर यानी साथी है गगनदीप, बनारस से। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग डभौरा गांव से हैं, प्रयागराज में पड़ता है, अभय ने बताया। अच्छा, आप लोग वैसे भी पड़ोसी हैं और ऐसे भी पड़ोसी हैं। आप लोग आराम करें, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर अरविंद ने गोविंद की ओर इशारा किया और दोनों सलाम कर वापस चले गए। उनके जाते ही अभय ने दरवाजा बंद कर दिया और फोल्डिंग पर आकर लेट गया। अभय ने जेब से फोन निकाला और एक जगह फोन लगाने लगा। बगल में बैठा आलोक बोल पड़ा, भाभी को लगा रहे हो क्या? हाँ, देख रहे हैं उनको कमरा मिला कि नहीं। स्वामी विवेकानंद कॉलेज के तहत कई महिला हॉस्टल हैं, उनमें से एक है कौशल्या देवी गर्ल्स हॉस्टल। अभय की दोस्त रेणु ने भी इसी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया है। रिंग जा रही थी, थोड़ी देर में फोन उठा। हेलो। हाँ अभय, कैसे हो? कमरा मिला? हाँ, कमरा मिल गया। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर सुनो, अभी बात नहीं कर सकती। हमारी सीनियर है शालिनी, वो जूनियर्स की रैगिंग ले रही हैं। बाय। इतना कहकर रेणु ने फोन रख दिया, पर उसकी बात सुनकर अभय का दिमाग फिर गया। उसने तुरंत ही आलोक को पूरी बात बताई। अच्छा, तो शालिनी रॉकी की प्रेमिका होगी। दोनों एक जैसे गुण वाले मिले हैं। अब आराम करो। आलोक अपनी फोल्डिंग पर आराम करने चला गया और अभय सोच में डूबे डूबे कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। शाम को 8 बजे बगल का पड़ोसी जगाने आया। अरे अभय, आलोक अभी तक सो रहे हैं जी, मेस वाली घंटी बज गई है। चलो खाना खा लो, देर से आने वाले को खाना नहीं मिलता है। फटाफट उठो। दरवाजे से बोलकर अरविंद वापस चला गया। कुछ ही देर में दोनों उठकर बैठ गए और किसी तरह खोजते खोजते मेस तक पहुंचे। रात के 9 बजे के आसपास दोनों खाना खाकर फुर्सत हुए और वापस कमरे की तरफ जाने लगे। उन्हें सामने की तरफ कुछ लोगों का झुंड दिखा। थोड़ी देर में पूरा माजरा समझ आया। सीनियर कुर्सी पर बैठकर जूनियर्स की रैगिंग ले रहे थे। किसी को गाना गाने को कह रहे थे तो किसी को नाचने को, किसी को एक्टिंग करने को। दोनों को देख लिया गया और उन्हें बुला लिया गया। अभय और आलोक को अलग अलग टास्क मिला, एक को नाचने का और एक को गाने का। आलोक ने गाना गाकर सुनाया, पर अभय ने ये कहकर नाचने से मना कर दिया कि उसे नाचना नहीं आता और आलोक को लेकर कमरे में चला गया। रॉकी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने साथियों से कहकर उसे पकड़ लिया और तब तक पीटा जब तक अभय माफी न मांग ले, पर अभय थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। आलोक ने अभय को सहारा दिया और अपने कमरे में लेकर आया। रात को अचानक अभय को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। किसी लड़के की सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही थी। अभय ने आंख खोला और इधर उधर देखने लगा और ये जानने का प्रयास करने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर बेहोशी में होने की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आंखें खोल कर देखने का प्रयास किया। अभय आवाज से इतना तो जान गया था, या तो कोई बगल में या नीचे कोई रो रहा है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, कमरे की लाइट चली गई और बाहर से कोई दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा आलोक ने खोला। दरवाजे के बाहर 4 लोग खड़े थे, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए और हुड से ढके हुए। अचानक उन्होंने आंखें ऊपर की। आलोक आंखें देखकर घबरा गया, खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे गिर गया। उन चारों लोगों के आंखों से खून निकल रहा था। सबसे आगे बड़े शख्स ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके इशारे पर उसके दोनों साथी आगे बढ़े और अभय को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगे और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। आलोक ने कई बार दरवाजा खटखटाया, चिल्लाया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उधर अभय को कमरा नंबर 13 में छोड़ दिया। अभय को याद था कि कमरा नंबर 13 अधूरा था, न दरवाजा न खिड़कियां, पर इस वक्त इसमें एक दरवाजा लगा है। उन चारों ने उसे कमरे में फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया।
अभय कुछ देर शांति से लेटा था कि तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसने अंधेरे में इधर उधर देखने का प्रयास किया, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। थोड़ी देर में आंखें अभ्यस्त हुई, तब उसे थोड़ी दूर पर किसी के बैठ के रोने का आभास हुआ। अभय किसी तरह घिसट कर उस रोते हुए इंसान के पास दिलासा देने पहुंचा। अभय ने जैसे ही उसे छुआ, उस इंसान ने अपना मुंह ऊपर उठाया और उसे देखकर अभय चौंक गया। इधर कमरे के बाहर चारों लोगों ने अपना हुड उतारा, आपस में हंसी मजाक करने लगे। ये रॉकी और उसके सदस्य थे जो अभय के साथ मजाक कर रहे थे कि तभी कहीं से वार्डन आ गया। उसने रॉकी को इस तरह मस्ती करते देखा तो समझ गया कि इन लोगों ने कोई कारनामा किया है। इससे पहले रॉकी से वार्डन कुछ पूछता, रॉकी ने खुद ही बताना शुरू कर दिया। है वार्डन, इस कमरे में अभय बंद है, उसको सुबह से पहले बाहर नहीं निकालना। क्या? किस कमरे में? वार्डन ने आश्चर्य से कहा। अरे ये है ना, कमरा नंबर 13। अरे तुमने ये क्या कर दिया, और दरवाजा कहां से मिला? पीछे के मैदान से, रॉकी ने बड़े अनमने ढंग से जवाब दिया। अरे ये क्या कर दिया तुमने, वार्डन ने कहा। वार्डन ने सिर पर हाथ रख लिया और भागता हुआ कमरा नंबर 13 तक पहुंचा। दरवाजे को देखते ही उसके होश उड़ गए। उसके मुंह में अनायास ही निकल गया, अरे ये तो वही दरवाजा है। उसने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी में जो नजारा देखा, उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। अभय घुटनों के बीच में सर छुपाए रो रहा था। इतने में रॉकी और उसके साथी भी वहां पहुंच गए। रॉकी के साथ जैगो और मयंक के अलावा गोली करके चौथा साथी भी था। रॉकी ने गोली को इशारा करके अभय को उठाने को कहा। वार्डन के मना करने के बाद भी रॉकी के दबाव में आकर गोली ने जैसे ही अभय को उठाने के लिए हाथ लगाया, अभय ने गोली को गर्दन से दबोच लिया और उसके गर्दन पर दांत गड़ाकर खून पीने लगा। वार्डन तुरंत ही भाग लिया और वार्डन के पीछे पीछे रॉकी और उसके साथी ही भाग लिए। भागते हुए तीनों वार्डन के कमरे में पहुंचे। वार्डन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। रॉकी ने वार्डन का कॉलर पकड़कर पूछना शुरू कर दिया, क्या था वो? वार्डन ने कहा, मैं नहीं जानता, सच सच बताओ, क्या जानते हो तुम? रॉकी ने फिर पूछा। तुम चारों में से कोई नहीं बचेगा, और न ही मैं, वार्डन ने बहुत डरते हुए बोला। अबे वो है क्या? रॉकी का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। बताता हूँ, ये 5 साल पहले की बात है। तब भी इसी तरह रैगिंग होती थी, इससे भी ज्यादा। उस साल एक नया लड़का आया था, विकास नाम था। तरह तरह की रैगिंग की गई थी उसके साथ, इतनी बुरी रैगिंग कि शायद कभी किसी के साथ नहीं हुई हो। कमरा नंबर 13 उसी को अलॉट था। उसी कमरे को बाहर से बंद कर उसके कमरे की लाइट बंद कर दी गई। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। थोड़ी ही देर में डर की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया। सुबह जब कमरा खुला तब उसकी लाश मिली। मामला आया गया हो गया, किसी को कोई सजा नहीं हुई। रैगिंग का मामला उठा ही नहीं। उसके बाद से कोई भी उस कमरे में रह नहीं पाया। विकास ने सबको मार दिया। तंग आकर 2 साल पहले इस कमरे की खिड़की और दरवाजे को तोड़ दिया गया। न रहेगा कमरा, न कोई आकर रुकेगा। पर तुम लोगों ने दरवाजा जोड़कर उस खंडहर को फिर से कमरा बना दिया। ऊपर से तुम लोगों ने अभय के साथ जबरदस्ती रैगिंग भी की। अब वो पहले से ज्यादा गुस्सा और ताकतवर है, और अब उसकी मौत और अभय की रैगिंग में जो भी शामिल होगा मारा जाएगा। इससे पहले वार्डन कुछ और कह पाता, पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। फिर थोड़ी देर में वापस आई तो कम तेज होने लगी। चारों घबराकर बाहर निकले तो सामने अभय खड़ा था, जिस पर विकास की आत्मा सवार थी। जैगो ऊपर की ओर भागा और मयंक दूसरी तरफ। वार्डन और रॉकी वहीं रह गए। जैगो ने जैसे ही दूसरी मंजिल पर कदम रखा, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। आलोक का दरवाजा भी अपने आप खुल गया। आलोक ने बाहर निकलकर जब अभय को देखा तो उसके होश उड़ गए। अभय जैगो के सामने खड़ा है, उसकी आंखों में खून निकल रहा है। इसके पहले आलोक कुछ कर पाता, अभय ने जैगो के सिर को पकड़ा और इतनी तेजी से दबा दिया कि उसका सिर तरबूजे की तरफ फट गया। इधर मयंक भाग रहा था कि तभी उसे गोली नजर आया, जो बचाने की गुहार लगा रहा था। मयंक को तरस आ गया। उसे बचाने के लिए मयंक जैसे ही उसके घाव पर हाथ रखा, गोली अभय में बदल गया और घाव के जरिए मयंक के शरीर की चमड़ी खींच ली। मयंक का सिर्फ कंकाल बच गया। दूसरी तरफ वार्डन अपने कमरे में कैद था। उसके कमरे की लाइट कम और तेज होते होते अचानक चली गई। कुछ ही क्षणों में वापस आई। तब वार्डन को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है।
वार्डन जैसे ही पलटा उसकी चीख निकल गई। अभय ने वार्डन के मुंह में हाथ डालकर उसकी जुबान खींच ली और वार्डन कुछ ही क्षणों में बेजबान सा जमीन पर पड़ा था। अजीब सी रहस्यमयी शक्ति थी अभय में। आलोक को छोड़कर बाकी सबको ऐसे सुला दिया जैसे कि वो बहुत गहरी नींद में हो। रॉकी भागकर छत पर पहुंच चुका था, रॉकी के पीछे पीछे आलोक भी। पर अभय का शरीर उड़ता हुआ दूसरे तरफ से आया, रॉकी को पकड़ा और अपने साथ कमरा नंबर 13 में ले गया। कुछ ही क्षणों में रॉकी की तेज तेज चीख निकली, फिर कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। सुबह अभय उसी कमरे में मिला। वो कैसे आया और रात में हॉस्टल में क्या क्या घटा उसे कुछ याद नहीं। सब उसे बाहर निकाल ही रहे थे कि तभी उसने एक कुटिल मुस्कान ली और धीरे से दीवार की तरफ मुंह कर करके कहा, रैगिंग करने वालों से मैं बदला लेता रहूंगा।